सॉलिड स्टेट चैप्टर की सीरीज में आज हम चलते हैं लेक्चर 3 पर। लेक्चर 1 में हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ सॉलिड्स और हम पढ़ चुके हैं सॉलिड्स आर ऑफ 2 टाइप्स, क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस सॉलिड। सॉलिड्स आर ऑफ 2 टाइप्स, क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में हमने पढ़ा था रेगुलर 3D पैटर्न ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ओवर अ लॉन्ग रेंज, दैट्स व्हाई दीज आर आल्सो नोन एज लॉन्ग रेंज सॉलिड्स विद द शार्प मेल्टिंग पॉइंट। बट एमॉर्फस सॉलिड के बारे में हमने जाना था देयर इज नो रेगुलर 3D अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो ये तो है बेसिक डिफरेंस क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड में। लेक्चर 2 में हमने बात की crystalline solid classification of crystalline solids. On the basis of the constituent particle nature, crystalline solids can be divided into 4 types. These are ionic, covalent, molecular and metallic. And molecular solids further divided into non-polar molecular solid, polar molecular solid and hydrogen bonded molecular solid. ये सब डिस्कशन डिटेल में हम लेक्चर 2 में कर चुके हैं। सो लेक्चर 1 वी कवर टाइप्स ऑफ सॉलिड एंड लेक्चर 2 वी कवर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्लासिफिकेशन. Now question arise how these constituent particles are arranged in regular 3D pattern in crystalline solids. अभी हमने कहा कि crystalline solids हैं. On the basis of the constituent particle they are differentiated into 4 types. Ionic constituent particles ions, covalent constituent particles atoms, molecular constituent particles molecules, metallic constituent particles again positively charged metal ions. अब यहाँ पर ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स किस मैनर में अरेंज हैं उसके लिए क्रिस्टल लेटिस किस तरह से बनती है तो हमें स्टार्टिंग करनी है टर्म्स की. तो आज के लेक्चर में हम यही पढ़ने वाले हैं यूनिट सेल. सबसे बेसिक यूनिट से चलते हैं और टाइप्स ऑफ यूनिट सेल. तो यूनिट सेल करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ लेटिस पॉइंट क्या होता है. लेटिस पॉइंट दैट इज द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल नोन एज लेटिस पॉइंट. लेट सपोज मैंने कहा कि एक छोटा सा क्यूब है और ये क्यूब का एक पोर्शन जो एटम के थ्रू ऑक्यूपाई हो रहा है उसे बोलते हैं लेटिस पॉइंट. सपोज एनी पोर्शन ऑफ द क्रिस्टल लेटिस विच इज ऑक्यूपाइड बाय द constituent particle, it may be ion, it may be atom, it may be molecule, वो सारा स्पेस जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ने कवर किया है उसे बोला जाता है लेटिस पॉइंट. तो ध्यान रखना है लेटिस पॉइंट. अब नेक्स्ट टर्म आता है यूनिट सेल. यूनिट सेल बताने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल लेती हूँ. इट इज़ अ ब्रिक, क्लस्टर ऑफ ब्रिक. अब क्लस्टर ऑफ ब्रिक हम कह सकते हैं देयर आर सो मैनी ब्रिक्स प्रेजेंट. अब जो पर्टिकुलर एक ब्रिक है यहाँ पर एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज्ड है. अब ये रेगुलर पैटर्न में इन ब्रिक्स का अरेंजमेंट क्या दे रहा है हमें, एक वॉल का स्ट्रक्चर. बट ये जो एक पर्टिकुलर ब्रिक है दिस वन पोर्शन जिसके रेगुलर 3D अरेंजमेंट से पूरा वॉल कंस्ट्रक्ट हुआ, ये स्मॉलेस्ट पोर्शन जो बार बार रिपीट हो रहा है इसी को बोलते हैं इस वॉल के लिए यूनिट सेल. दैट्स क्लियर. तो यूनिट सेल क्या हुआ, इट इज़ द स्मॉलेस्ट पोर्शन फॉर अ पर्टिकुलर क्रिस्टल लेटिस विच इज़ रिपीटेड अगेन एंड अगेन टू गिव अ पर्टिकुलर क्रिस्टल स्ट्रक्चर नोन एज यूनिट सेल. तो अगर हम इसी बात को क्रिस्टल के साथ कोरिलेट करके बात करते हैं तो यूनिट सेल क्या कहलाएगा, स्मॉलेस्ट 3D स्पेस ऑफ क्रिस्टल लेटिस which is repeated again and again over a long range to give crystal lattice known as unit cell. Unit cell क्या हुआ, smallest portion, smallest 3D portion of crystal lattice जिसे हम बार बार रिपीट करके कंप्लीट क्रिस्टल स्ट्रक्चर को फाइंड आउट कर सकते हैं. जैसे हमने यहाँ बात की वॉल के लिए एक पर्टिकुलर ब्रिक क्या है, ब्रिक एक्ट एज यूनिट सेल फॉर अ पर्टिकुलर वॉल. तो ऐसे ही क्रिस्टल के लिए यूनिट सेल भी फाउंडेशन स्टोन है. हमें ये पता होना चाहिए कि यूनिट सेल क्या है. यूनिट सेल पता होगा तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर पता लग जाएगा. अब
यूनिट सेल में 6 पैरामीटर्स हैं और 6 पैरामीटर्स के बेसिस पर यूनिट सेल 7 डिफरेंट टाइप्स में डिवाइडेड हैं। तो ध्यान रखना है, पैरामीटर के बेसिस पर यूनिट सेल का नंबर कितना है? 7। तो ऑन द बेसिस ऑफ द पैरामीटर्स वी कैन क्लासीफाई यूनिट सेल इनटू 7 टाइप्स। अब ये पैरामीटर्स क्या होते हैं? पैरामीटर्स, आउट ऑफ 6 पैरामीटर्स 3 आर डायमेंशंस। अब ये डायमेंशंस होती हैं अलोंग द 3 एजेस। ये डायमेंशंस को हम इंडिकेट करते हैं ए, बी और सी लेटर से। और 3 पैरामीटर्स हैं एंगल्स, and these are indicated as alpha, beta and gamma. You have to remember 6 parameters. Out of 6 parameters, 3 are the dimensions and 3 are angles. 3 dimensions are indicated as A, B and C and 3 angles are indicated as alpha, beta and gamma. अब ये कैसे अरेंज है ये देखते हैं। देखिए यहाँ पर एक क्यूब, मैंने क्यूबिक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ है। इन क्यूबिक स्ट्रक्चर देयर आर डायमेंशंस 1, 2 and 3. These dimensions हम इन्हें इंडिकेट कर सकते हैं likewise A, B and C. Suppose it is A, this is B and this is C. अब एंगल, ये तो हमें 3 पैरामीटर्स पता लगे डायमेंशंस के। अब हमें देखना है एंगल। देखिए अल्फा एंगल इट एग्जिस्ट बिटवीन द B एंड C एज। इट मीन्स B और C के मिड जो एंगल बनेगा वो बनता है अल्फा। ऐसे ही बीटा एंगल बनता है, आप बी इसको स्मॉल लेटर में भी बना सकते हो और कैपिटल बी मैं स्मॉल बना देती हूँ। बीटा एंगल बनता है बिटवीन ए एंड सी एच। नाउ लुक एट दिस ए एंड सी एच, इसके बिटवीन बना बीटा एंगल। ऐसे ही गामा एंगल दैट एग्जिस्ट बिटवीन ए एंड बी एच, और ए और बी एच के मिड बन रहा है गामा एंगल। तो यहाँ पर टोटल मिलाकर के 6 पैरामीटर्स हैं। Out of 6 parameters, 3 shows dimensions along the edges and 3 shows angles. And angles are alpha, beta and gamma. Alpha angle exists between the edges B and C. Beta angle exists between the edges A and C. And gamma between the A and B. ये ध्यान रखिएगा। अब मैंने आपको बोला कि on the basis of 6 parameter means A, B, C and alpha, beta, gamma, unit cells are classified into 7 टाइप्स। तो यूनिट सेल्स कितने टाइप की हैं? 7 टाइप्स की। और ये यूनिट सेल के नेम्स हैं क्यूबिक, टेट्रागोनल, रोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल एंड रोम्बोहेड्रल। अब इनके एज और एंगल में डिफरेंस है, इसीलिए ये इनका यूनिट सेल भी थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या डिफरेंस है? क्यूबिक के लिए तो एज वेरी सिंपल, इट इज़ ए इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू सी, मतलब तीनों ही एज लेंथ इक्वल है और तीनों ही एंगल्स भी इक्वल है। अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा जो होता है 90 डिग्री। तो ये तो सबसे सिंपल यूनिट सेल है। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है सिंपलेस्ट या सिमेट्रिकल यूनिट सेल कौन सा है, तो वो होता है क्यूबिक यूनिट सेल। अब टेट्रागोनल की बात करते हैं। टेट्रागन, हम सबको पता है टेट्रागन क्या होता है, टेट्रागोनल क्या होता है। वहाँ पर आप क्यूब, एक क्यूब की अगर हम एक सरफेस को इलोंगेट कर दें, लेंथ को इलोंगेट कर दें, तो वही टेट्रागन बन जाएगा, टेट्रागोनल यूनिट सेल बन जाएगी। इट मीन्स व्हाट? 2 एजेस आर सेम बट नॉट इक्वल टू थर्ड, मतलब 2 एजेस तो सेम है बट थर्ड एज सेम नहीं है। और एंगल इसके सब सेम होते हैं, अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा, 90 डिग्री, सब 90 डिग्री हैं सेम। अब बात करते हैं रोम्बिक की। इन केस ऑफ रोम्बिक ए इज़ नॉट इक्वल्स टू बी नॉट इक्वल्स टू सी, और एंगल सेम, अल्फा बीटा गामा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अगर आप इसकी सीरीज़ लर्न कर लें, सीरीज़ के लिए आप शॉर्ट ट्रिक टेक्निक यूज़ करते हो, CTR MTHR। अगर आप कुछ इस तरह से एब्रिवेटेड फॉर्म लर्न कर लें CTR MTHR, तो हमें पता है क्यूबिक, टेट्रागोनल, रोम्बिक। इट्स सो ईजी, एंगल्स तो सबके सेम है।
अब एंगल सेम होने के साथ साथ क्यूबिक में देखिए ऑल द लेंथ इक्वल, वन इन अनइक्वल, एंड रोम्बिक ऑल आर अनइक्वल. इट्स टू इजी. मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक के लिए एजेस अगेन ऑल द थ्री एजेस आर नॉट इक्वल. ठीक है. इनमें से मोनोक्लिनिक के लिए एंगल्स याद करना बड़ा इजी है. मोनोक्लिनिक मतलब एक एंगल डिफरेंट है. आप ऐसे मान लीजिए मोनो मीन्स वन होता है ना, तो आप ये मान लीजिए एक एंगल डिफरेंट है. इट मीन्स अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा. अभी तक तो हम अल्फा बीटा गामा 90 लेकर के चल रहे थे. अब हम अल्फा एंड गामा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री बट नॉट इक्वल्स टू बीटा. मतलब बीटा 90 के इक्वल नहीं है. अल्फा और गामा तो 90 है बट बीटा 90 के इक्वल नहीं है. ट्राइक्लिनिक मतलब तीनों के तीनों ही डिफरेंट एंगल्स. अल्फा नॉट इक्वल्स टू बीटा, नॉट इक्वल्स टू गामा, नॉट इक्वल्स टू 90. मतलब सारे ही एंगल्स डिफरेंट हैं और कोई भी एंगल 90 डिग्री भी नहीं है. तो ट्राइक्लिनिक के केस में अगर हम देखते हैं ऑल द एजेस आर डिफरेंट, all the angles are different and no angle equals to 90 degree. It is the most unsymmetrical unit cell. Which is most symmetrical unit cell? Cubic. स्टार मार्क कर देते हैं. Which is most unsymmetrical unit cell? ट्राइक्लिनिक. अगेन स्टार मार्क कर देते हैं. तो यहाँ से हमारे दो शॉर्ट क्वेश्चंस बन जाते हैं कि कौन सी सिमेट्रिकल यूनिट सेल है, मोस्ट सिमेट्रिकल है, और कौन सी मोस्ट अनसिमेट्रिकल यूनिट सेल है. हेक्सागन. हेक्सागन के बारे में भी हम सबको पता है. हेक्सागोनल अगर मैं 2D में बनाती हूँ तो ऐसे बना देते हैं, है ना, सबको पता है. तो हेक्सागन में दो साइड्स तो सेम होती हैं बट थर्ड साइड सेम नहीं होती है. इट मीन्स ए इक्वल्स टू बी नॉट इक्वल्स टू सी एंड टू एंगल्स आर 90 डिग्री. ये भी पता होता है. और वन एंगल इज़ 120 डिग्री. ये तो बहुत ही स्पेसिफाइड है कि वन एंगल 120 डिग्री का होगा और दो एंगल 90 डिग्री के होंगे. तो हेक्सागोनल भी याद रखना कोई टफ नहीं है. अब आता है रोम्बोहेड्रल. इन केस ऑफ रोम्बोहेड्रल ऑल द एजेस आर अगेन इक्वल एंड ऑल द एंगल्स आर फर्दर इक्वल बट नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री. अब इसे याद कैसे किया जाए? देखिए अगर ये सीरीज याद है तो सीरीज याद होने पर क्यूबिक और रोम्बोहेड्रल एजेस आर सेम, इक्वल है. टेट्रागोनल और हेक्सागोनल सेम है, ए इक्वल्स टू बी नॉट इक्वल्स टू सी. अब बीच की तीनों ऑल आर नॉट इक्वल, ए इज नॉट इक्वल्स टू बी नॉट इक्वल्स टू सी. एंगल्स याद रखने हैं क्यूबिक, टेट्रागोनल, रोम्बिक, ऑल एंगल्स आर इक्वल 90 डिग्री. मोनोक्लिनिक के केस में मैंने आपको बताया आपको याद रखना है कि बीटा 90 नहीं है, अल्फा और गामा 90 है. ट्राइक्लिनिक ये याद रखना है, ट्राई मतलब थ्री के थ्री एंगल्स डिफरेंट हैं और ना ही कोई 90 डिग्री है. हेक्सागोनल ये हम बचपन से बनाते आ रहे हैं हेक्सागोनल, तो अल्फा बीटा तो 90 डिग्री होता है और गामा 120 डिग्री होता है. ये तो मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे से सिखा दिया जाता है लोअर क्लासेस में ही. और रोम्बोहेड्रल में अल्फ़ा बीटा गामा एंगल्स तो इक्वल है बट कोई भी एंगल 90 डिग्री नहीं है. तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं. 2-3 बार पढ़ेंगे तो अच्छे से याद हो जाएगा. तो यहाँ पर हमने देखा ऑन द बेसिस ऑफ पैरामीटर्स वी कैन क्लासीफाई यूनिट सेल इनटू 7 टाइप्स एंड दीज 7 टाइप्स किस पर डिपेंड करते हैं? एजेस और एंगल्स पर, मतलब पैरामीटर्स पर. अब आगे बढ़ते हैं. अभी तो हमने पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ पैरामीटर्स, अब पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल पोजीशन. अब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल पोजीशन के बेसिस पर यूनिट सेल को हम फर्दर 2 कैटेगरीज में क्लासीफाई कर सकते हैं और वो दोनों ही कैटेगरीज कौन कौन सी होती हैं? फर्स्ट इज द प्रिमिटिव यूनिट सेल. प्रिमिटिव यूनिट सेल जिसे सिंपल यूनिट सेल भी बोलते हैं. प्रिमिटिव यूनिट सेल बोल सकते हैं या फिर सिंपल यूनिट सेल बोल सकते हैं. एंड सेकेंड इज नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल. नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल और सेंटर्ड यूनिट सेल. अब अभी तक हमने किसके बेसिस पर क्लासिफिकेशन किया यूनिट सेल का? पैरामीटर्स. अब हम किसके बेसिस पर कर रहे हैं? ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल पोजीशन. कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल पोजीशन के बेसिस पर यूनिट सेल, अभी मैंने आपको बोला सिंपल एंड सेंटर्ड, नेम से ही क्लियर हो रहा है. सिंपल
सिंपल का मतलब क्या हुआ कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट है सिर्फ यूनिट सेल के कॉर्नर्स पर. लेट सपोज मैं आपको यहाँ पर ये क्यूब का एग्जांपल बताती हूँ. इट्स अ सपोज क्यूब के अगर सिर्फ कॉर्नर्स पर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं इस तरह से, दीज आर कॉर्नर्स. अगर मैं आपसे कहूँ कि एक क्यूब में कितने कॉर्नर्स होते हैं तो आप मुझे आंसर करोगे 8. 1 2 3 4 and remaining 4 are these 1 2 3 and 4. There are how many corners? 8. अब 8 कॉर्नर्स, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं. अगर कॉर्नर्स पर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है तो हम इसे बोलते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल और सिंपल यूनिट सेल. ओके, तो यहाँ पर क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर ऑफ यूनिट सेल. यहाँ पर ये कॉर्नर है, ओनली एट द कॉर्नर ऑफ यूनिट सेल. अगर खाली कॉर्नर पर है यूनिट सेल के तो हम इसे बोलते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल. हम इसे ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं. एक यूनिट सेल बनाया और कॉर्नर्स पर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इस तरह से शो कर दिए. ओके, नॉन प्रिमिटिव, अब क्या चेंज होगा? प्रिमिटिव में तो कॉर्नर पर है, नॉन प्रिमिटिव में कॉर्नर पर तो है, कॉर्नर के साथ साथ किसी अदर पोजीशन पर भी प्रेजेंट हैं. तो इस बेसिस पर नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल फर्दर क्लासिफाई किए जाते हैं. मैंने बोला कॉर्नर्स पर तो हैं ही, कॉर्नर्स के साथ साथ किसी अदर पोजीशन पर भी प्रेजेंट हैं. तो अब हम देखते हैं नॉन प्रिमिटिव. कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स नॉट ओनली प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स बट other positions of unit cells also known as non-primitive or centered unit cell. अब जरा एग्जाम्पल से देखते हैं, क्लियर होगा नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल कौन कौन से हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं फेस सेंटर्ड यूनिट सेल की. फेस सेंटर्ड, अब मैं जरा आपसे पूछती हूँ कि क्यूब में कितने फेसेस हैं तो आप मुझे बताएंगे 1 2 3 4 5 and 6. इट मीन्स देयर आर 6 फेसेस. अब फेस सेंटर्ड यूनिट सेल का मतलब क्या हुआ? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कॉर्नर पर तो हैं ही, जैसे यहाँ बने हुए कॉर्नर्स पर तो हैं, साथ ही साथ हर एक फेस के सेंटर पर भी प्रेजेंट हैं. देयर आर 6 फेसेस, तो 6 के 6 फेसेस के सेंटर पर भी प्रेजेंट हैं. देखिए कैसे, कॉर्नर्स पर ये ऑलरेडी है, इस फेस के सेंटर पर. अगेन नेक्स्ट फोर्थ फेस सेंटर, फिफ्थ एंड सिक्स्थ. इस तरह से वो यूनिट सेल जहाँ पर कॉर्नर्स के साथ साथ हर एक फेस के सेंटर पर भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हो उसे बोलते हैं फेस सेंटर्ड यूनिट सेल. तो यहाँ पर देखिए कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर एंड द सेंटर ऑफ ईच फेस. तो उस टाइप के यूनिट सेल को क्या कहा जाता है? फेस सेंटर्ड यूनिट सेल. क्लियर हो रहा होगा, ठीक है. एंड सेंटर्ड, एंड का मतलब होता है टू ऑपोजिट फेसेस. कोई से भी टू ऑपोजिट फेसेस की अगर हम बात करते हैं तो उसे बोलते हैं एंड सेंटर्ड यूनिट सेल. कैसे? कॉर्नर्स पर तो हैं ही इस तरह से, सिंपल प्रिमिटिव. लेट सपोज अपर मोस्ट और लोअर मोस्ट, इस तरह से टू ऑपोजिट फेसेस पर अगर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं ओनली एट द टू ऑपोजिट फेसेस, इट मे बी अपर और बिलो, इट मे बी लेफ्ट और राइट, इट मे बी फ्रंट और बैक, एनी टू ऑपोजिट फेसेस, तो इसे बोलते हैं एंड सेंटर्ड यूनिट सेल. लुक एट दिस, constituent particles are present at the corner and at the center of any two opposite faces. Any two, only two opposite faces. It is known as end-centered unit cell. Now come to the body-centered unit cell. अब body-centered का मतलब क्या हुआ? Again, constituent particles are present at the corners. अब इस बॉडी के अंदर, मतलब इस यूनिट सेल के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट होगा, इस यूनिट सेल के अंदर होगा, जो हमें यहाँ पर दिख नहीं पा रहा है. इट मीन्स दिस वन. तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स एंड एट द सेंटर ऑफ बॉडी ऑफ यूनिट सेल. इट इज नोन एज बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल. तो हमने अभी जाना नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड. नाउ एज सेंटर्ड. एज का मतलब क्या होता है? अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें एज क्या है तो आप क्या बताओगे? एज इज दिस वन.
चलिए इसमें बात करते हैं। अगर एक क्यूब में एज की बात की जाए तो एज क्या होगी, दिस इज एज, है ना। एंड हाउ मेनी एज इन अ क्यूब, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे ही 4 डाउनवर्ड डायरेक्शन में 1 2 3 4, इट मीन्स टोटल 12 एजेस आर देयर। तो कितने एजेस हैं, 12। एज सेंटर्ड का मतलब क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हर एक कॉर्नर पर है, साथ के साथ हर एक एज के सेंटर पर है, लाइक दिस, ठीक है। जैसे मैंने अभी ये 4 एज सेंटर्स पर बनाए हैं, ऐसे ही हर एक एज सेंटर पर भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट होगा, तो इसे बोलते हैं एज सेंटर्ड यूनिट सेल। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर एंड सेंटर ऑफ ईच एज, हर एक एज के सेंटर पर, लाइक दिस। तो इसे बोला जाता है एज सेंटर्ड यूनिट सेल। होपफुली क्लियर। एक बार और रिकॉल करते हैं। यूनिट सेल ऑन द बेसिस ऑफ पैरामीटर्स क्लासीफाई इनटू 7 टाइप्स। पैरामीटर्स हैं लेंथ, एज लेंथ और एंगल्स। 7 टाइप्स कौन से हैं, क्यूबिक, टेट्रागोनल, रोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल एंड रोम्बोहेड्रल, जिसमें आपको एंगल्स और एज लेंथ का ध्यान रखना है। On the basis of constituent particle position, we classify it into 2 categories: simple unit cell or primitive unit cell and non-primitive unit cell. Non-primitive unit cell और simple और primitive unit cell में क्या difference है? Primitive unit cell में constituent particle सिर्फ corner पर present हैं और centered में कॉर्नर के साथ साथ अदर पोजीशंस पर भी हैं, और अदर पोजीशंस के बेसिस पर हम फर्दर क्लासीफाई करते हैं फेस सेंटर्ड। फेस सेंटर्ड में कॉर्नर के साथ साथ हर एक फेस के सेंटर पर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट है। एंड सेंटर्ड, कॉर्नर के साथ साथ एनी 2 अपोजिट फेसेस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट है। बॉडी सेंटर्ड, हर कॉर्नर के साथ साथ यूनिट सेल की बॉडी के सेंटर में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट है। और एज सेंटर का मतलब कॉर्नर के अलोंग, कॉर्नर के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हर एक एज के सेंटर पर प्रेजेंट है। अब नेक्स्ट बात करते हैं नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इन क्यूबिक क्रिस्टल लेटिस। हम क्यूबिक क्रिस्टल लेटिस की ही बात कर रहे हैं और नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितना होता है। फर्स्टली वी कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन सिंपल यूनिट सेल। सिंपल यूनिट सेल हमें पता है जहाँ पर सिर्फ कॉर्नर्स पर एटम प्रेजेंट हो उसे बोलते हैं सिंपल यूनिट सेल। ओके अभी सिंपल यूनिट सेल में क्या कंट्रीब्यूशन है एटम्स का, उसे फाइंड आउट करने के लिए देखिए हम इसे छोटे छोटे से क्यूब्स में लेकर के बताती हूँ आपको। कॉर्नर पर एक एटम प्रेजेंट है, इन हाउ मैनी यूनिट सेल इट इज़ कंट्रीब्यूटेड, इसे देखते हैं ज़रा। कॉर्नर पर एक यूनिट सेल के कॉर्नर पर एटम, राइट साइड जो यूनिट सेल होगी उसमें भी कंट्रीब्यूटेड होगा, साथ के साथ फ्रंट में जो 2 और यूनिट सेल्स होंगी, इस तरह से देखिए 4 यूनिट सेल के साथ एक एटम कंट्रीब्यूटेड है। इन सेम मैनर इसके ऊपर भी 4 यूनिट सेल्स इस तरह से होंगी जहाँ पर ये एक एटम कंट्रीब्यूटेड है। तो अब आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ, अगर एक एप्पल 8 स्टूडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो पर स्टूडेंट एप्पल का कंट्रीब्यूशन कितना रहा, तो आपका आंसर होगा 1/8, राइट। तो यही चीज़ मैं बताना चाहती हूँ, कंट्रीब्यूशन बाय 1 एटम पर यूनिट सेल। एक यूनिट सेल में एक एटम का कंट्रीब्यूशन कितना निकल के आ रहा है, 1/8। बट ऐसे ही एक यूनिट सेल में टोटल 8 एटम्स हैं, एक एटम का इस यूनिट सेल में कंट्रीब्यूशन 1/8, इस एटम का 1/8, इस एटम के थ्रू 1/8, मतलब 8 एटम्स के थ्रू 1/8 कंट्रीब्यूशन है। तो कंट्रीब्यूशन बाय 8 एटम्स पर यूनिट सेल अगर हमें निकालना है तो हम क्या कर देंगे, 8 × 1/8। इट मीन्स टोटल नंबर ऑफ एटम क्या निकल के आएगा, 1। टोटल नंबर ऑफ एटम इट इज़ इंडिकेटेड बाय Z, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम इट इज़ 1। तो सिंपल यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ एटम होता है 1, ध्यान रखिएगा। नाउ कम टू नेक्स्ट, नंबर ऑफ एटम्स इन बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होती हैं, वो यूनिट सेल जिसमें कॉर्नर्स पर एटम हो, साथ के साथ इस बॉडी के अंदर एटम हो। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, जो कॉर्नर एटम्स का कंट्रीब्यूशन आया, कॉर्नर एटम्स का कंट्रीब्यूशन आया 1।
बॉडी के जो अंदर है इसका मतलब कंप्लीटली वो एक पर्टिकुलर यूनिट सेल का पार्ट हुआ, तो कंट्रीब्यूशन बाय एटम प्रेजेंट इनसाइड यूनिट सेल फर्दर 1। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो निकल के आते हैं इट इज़ 1 + 1 = 2, 1 by the corner atoms, 1 by the body center atom. Now next, number of atoms in face centered unit cell. अब हम देखते हैं face centered unit cell में कितना number of atom होगा। अब face centered unit cell क्या होते हैं? वो यूनिट सेल जिसमें एटम कॉर्नर्स पर हो, साथ के साथ फेस के सेंटर पर भी प्रेजेंट हो, उन्हें बोला जाता है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। अब कॉर्नर एटम का कंट्रीब्यूशन तो हमें पता है, कॉर्नर एटम कंट्रीब्यूशन इज 1, ये हम अभी देख चुके हैं। बट जो एटम फेस के सेंटर पर है, देखिए यहाँ पर एक फेस के सेंटर पर एटम है लाइक दिस, ठीक है। अब ये एक एटम इस यूनिट सेल के साथ साथ इसके ऊपर जो यूनिट सेल है उसमें भी तो कंट्रीब्यूटेड है, मींस हाफ एटम नीचे वाली यूनिट सेल में आ रहा है, हाफ एटम ऊपर वाली यूनिट सेल में आ रहा है। तो एक यूनिट सेल में फेस के सेंटर एटम का कितना पार्ट कंट्रीब्यूट हुआ? 1/2 पार्ट। तो एक एटम अगर फेस पर प्रेजेंट होगा तो वो 2 यूनिट सेल में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो हम कह सकते हैं कंट्रीब्यूशन बाय 1 एटम पर यूनिट सेल एट फेस सेंटर इट इक्वल्स टू 1/2। इस तरह से हमारे पास 6 फेस सेंटर एटम होते हैं, तो टोटल कंट्रीब्यूशन बाय फेस सेंटर एटम इट कम्स आउट टू बी 3। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स बनता है 1 बाय द कॉर्नर एटम्स एंड 3 बाय द फेस सेंटर एटम, इट मीन्स 4। तो सिंपल यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ एटम्स कम्स आउट टू बी 1, इन बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल total number of atoms 2 and in face centered unit cell total number of atoms 4। तो आज के वीडियो में हमने यूनिट सेल को जाना, यूनिट सेल के क्लासिफिकेशन जाना, हम यूनिट सेल पैरामीटर के बेसिस पर कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, और हमने ये भी जाना यूनिट सेल ऑन द बेसिस ऑफ द पोजीशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हम किस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, और नंबर ऑफ एटम्स यूनिट सेल में फाइंड आउट करना भी हमने जाना। नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। टिल देन गुड बाय।